Hello and a very warm welcome to 3.0 TV. I am Vishakha Thakur. And I am Manoj Dara. And Vishakha, let's get started with the top stories for the day. Yes. Virtual digital assets led by Bitcoin, Ethereum and others have managed to carve out gains even though the unexpected strong jobs and productivity data placed rate hike prospect back on the table. Bitcoin hovered between $26,400 and $26,500 levels, a little above where it spent the previous day but below the tight range it held for the previous 12 days in May. After the price slumped to $26,500 last week, Bitcoin recovered most losses and stood at and above $27,000 during the weekend. The start of this week was even more positive as the cryptocurrency jumped to $27,500 on Tuesday to chart a multi-day high. However, the bears intercepted the move and did not allow any further increases. Just the opposite, they pushed the asset back down to around $27,000. The past 24 hours brought even more pain for the bulls as BTC dumped by over $1,000 at one point and dipped below $26,000 for the first time since May 13. The altcoins are in no better shape, with ETH slipping below $1,800 and ADA dumping by 3% in a day. LDO is among the few exceptions with daily gains. तो क्या चल रहा है वेब3 की दुनिया में? बहुत कुछ चल रहा है. इनफैक्ट तीन चीज़ें हैं जो हमारे व्यूअर्स के लिए हम डिस्कस करना चाहेंगे. एक तो डेट सीलिंग को लेकर एक यूएस में बहुत बड़ा एक सिनेरियो बना हुआ है और यहाँ से लेकर एक जून 7 का एक डेडलाइन है जहाँ पर उनको डेट सीलिंग अपनी बढ़ानी है. अगर उसके चलते हुए अगर डेट सीलिंग अगर बढ़ाते हैं तो यहाँ पर रिसेशन के जो फेयर्स हैं वो थोड़े से और एक्सटेंड हो जाएंगे या फिर थोड़ा पुश आगे चला जाएगा. अगर वो नहीं कर पाते हैं तो दैट मीन्स इसका मतलब ये होगा कि यूएस इकोनॉमी को रिसेशन का जो एक बहुत बड़ा जो ग्रिप है वो मजबूत होती जाएगी और यहाँ पर उसका जो इम्पैक्ट है बाकी की ग्लोबल इकोनॉमी में भी देखने मिलेगा. सेकंड, उसके चलते हुए यहाँ पर इनफैक्ट हमने बहुत सारी रिपोर्ट्स में पढ़ा भी है कि यूएस इकोनॉमी का जो डेट टॉक्स है वो एक क्लोज कंसेंसस पे आया हुआ है अमंग दी ऑल द इकोसिस्टम प्लेयर्स और उसके चलते हुए डॉलर में एक अपसाइड मूव हमने देखने मिला है और दैट इज़ द रीज़न वाई हमने देखा हुआ है क्रिप्टो करेंसी में प्रॉफिट टेकिंग होती है. यूजुअली क्या होता है जब भी डॉलर ऊपर जाता है क्रिप्टो करेंसीज टेंड टू ड्रिफ्ट लोअर बिकॉज जो डॉलर रिटर्न्स है इट बिकम्स मच मोर एक्सपेंसिव टू बाय क्रिप्टो करेंसीज वो डॉलर में एंड हेंस द डॉलर रिटर्न दैट इज द रीज़न वाई ये सारा का सारा इक्वेशन में क्रिप्टो करेंसीज नीचे आती है. दूसरा और हमारा एक सबसे इम्पॉर्टेंट जो रीज़न ये भी है कि हमने जो हमारी सेकंड स्टोरी भी है 1.2 बिलियन डॉलर्स के बिटकॉइन में हमने लिक्विडेशंस देखे थे. अगर हम साल की शुरुआत अगर हम देखें 2023 की तो लगभग शंघाई अपग्रेड जो हुआ था इथेरियम का तब तक बिटकॉइन में 80-85% का हमने सर्ज देखा था. जैसे ही शंघाई अपग्रेड हुआ वहाँ पर इथेरियम वाज स्टैंडिंग एट अ गेन्स ऑफ रफली अराउंड 65% YTD. जैसे ही ये शापेला अपग्रेड हमने कंप्लीट होते हुए देखा हमने प्रॉफिट टेकिंग देखी बिटकॉइन में विच वॉज होवरिंग अराउंड $30,000 मार्क और यहाँ पे हम एक्सपेक्ट भी कर रहे थे सब जन कि यहाँ पर हम एक सर्ज देखने मिलेगा लेकिन वो बिटकॉइन नीचे आया and we have seen broad liquidation to the tune of $1.2 billion and इसका एक और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ये हुआ कि एक 1800 लेवल का इथेरियम का जो एक लेवल है वो उन्होंने होल्ड करके रखा हुआ है एंड देयर आर लॉट ऑफ इन्वेस्टर्स हु आर शिफ्टिंग देयर पोर्टफोलियो बेट्स फ्रॉम बिटकॉइन टू इथेरियम. जी, मूविंग ऑन. Interest in staking Ether or locking coins in the Ethereum network to earn passive yield has surged since Ethereum implemented the Shapella or Shanghai upgrade on April 12. Data tracked by Glassnode show more than 4.4 million coins have been deposited into the staking contract since April 12, taking the tally to 22.58 million. The staking demand has surged despite a waiting time of over 1 month as previously reported. As of Tuesday, Ether holders looking to become a validator on the network would have to wait for 36 days, according to data source whenmerge.com. Currently, more than 50,000 prospective validators are in the queue as of now. Staking Ether offers an annualized yield of 4% to 5%. तो यहाँ पे जो स्टेकिंग है उसकी परसेंटेज ऊपर गई है. इसका रीज़न एक ये भी बताया जा रहा है कि जो इथेरियम की बीकन चेन है जो कि 2020 में लाइव हुई थी उस पर जितने भी स्टेकर्स ने जो कॉइन स्टेक किए तो वो विड्रॉ नहीं कर पा रहे थे 3 साल तक अपने कॉइन्स. लेकिन अब जब से शापेला अपग्रेड हुआ है उसके बाद से वो जो अपने कॉइन्स है उन्हें अपनी मर्जी से अब कभी भी उसे निकाल सकते हैं.
इनफैक्ट ये जो इथेरियम का जो यहाँ पर एक बहुत बड़ा इकोसिस्टम है, बहुत सारे स्टेप्स है, स्लर्ज, पर्च, एंड देयर आर 2-3 स्टेप्स गोइंग फॉरवर्ड एज वेल. यहाँ पर लॉट ऑफ मार्केट पार्टिसिपेंट्स आर एक्सपेक्टिंग कि जो इथेरियम पर जो स्टेकिंग एक्टिविटी है वो पिकअप हुई है, और यहाँ पे लेकर जो बुलिश ट्रेंड जो बना हुआ है इंटायर क्रिप्टो करेंसी इकोसिस्टम पर, कि यहाँ पर एक बुलिश ट्रेंड हमने देखने मिलेगा. दैट इज द रीजन व्हाई वी आर सीइंग लॉट ऑफ स्टेकिंग एक्टिविटी टेकिंग प्लेस. यहाँ पर लीडो है, कर्व है, रॉकेट पूल है. दी स्टेकिंग सर्विसेज जो स्टेकिंग सर्विस प्रोवाइड करते हैं, उनका जो मूवमेंट है क्रिप्टो करेंसी का, वो भी देखने मिला है हमको. एक अपसाइड, एक सर्च देखने मिला हुआ है, लेकिन ये देखना पड़ेगा कि ये कितना सस्टेन होता है, बिकॉज गोइंग फॉरवर्ड अगर कुछ मार्केट में अगर मूवमेंट आती है तो दिस माइट ऑल्सो इवन सी ए प्रॉफिट टेकिंग. Moving on, after enticing crypto leaders to establish firms and exchanges, Hong Kong is set to allow retail investors to trade in Bitcoin, Ethereum, and other cryptocurrencies, according to sources familiar with the matter. सो हांगकॉन्ग एक बहुत बड़ा डेस्टिनेशन है. हम बात कर रहे हैं यहाँ पर ग्लोबल क्रिप्टो अडॉप्शन की. यहाँ पर हांगकॉन्ग, ऑल्दो इट इज लिंक टू चाइना एंड दिस चाइना एक्टिविटी, उन्होंने एक प्रोग्रेसिव अप्रोच लिया हुआ है. आई एम टॉकिंग अबाउट अ पॉजिटिव स्टेप. इट हैज़ अलाउड ऑल द क्रिप्टो करेंसी जो एक्सचेंजेस हैं वहाँ पे वो लाइसेंसेस भी इशू कर रहे हैं, और यहाँ पर सिलेक्ट क्रिप्टो करेंसीज पे उन लोग उनके जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं उनको ट्रेडिंग भी एक लीगलाइज तरीके से उन लोग अलाउ करने का एक स्टेप जो है उन लोग दे आर थिंकिंग टुवर्ड्स इट, एंड आई थिंक सो इट्स अ बिग पॉजिटिव एज फार एज द क्रिप्टो अडॉप्शन इज कंसर्न्ड. बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि हांगकांग एक क्रिप्टो हब बनना चाहता है, तो आगे की तरफ ये देख रहा है. और इसके साथ साथ 1 जून से जो है लाइसेंस वो सभी जितने भी एक्सचेंजेस हैं उन्हें देना शुरू कर देगा, और ये कहा जा रहा है कि इस साल के अंत तक जो है सभी को लाइसेंस प्राप्त भी हो जाएगा. फैंटास्टिक. मूविंग ऑन. The International Organization of Securities Commissions opened up its policy recommendations for crypto and digital asset markets for public comment on Tuesday. The 18 policy recommendations cover a range of issues such as market abuse, conflict of interest, client asset protection, disclosures, and risks associated with crypto. The proposed recommendations mainly address widespread concerns regarding investor protection and market integrity within crypto markets, a statement to the press said. तो IOSCO जो यहाँ पे है वो एक सेट ऑफ रूल्स लेकर आने वाला है, तो आई थिंक ये बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ है सभी क्रिप्टो जितनी भी एक्सचेंजेस है, बिकॉज एक क्लैरिटी सबको चाहिए और वो बहुत ज़रूरी भी है. तो अभी जो है बहुत अच्छा हो जाएगा आई थिंक सभी के लिए. इट्स अ वेरी गुड न्यूज़. फैंटास्टिक. आई एम टॉकिंग अबाउट क्रिप्टो रेगुलेशंस एंड इट्स वे फॉरवर्ड. वी आर टॉकिंग अबाउट यूके जो है एक बहुत बड़ा स्टेप उन्होंने लिया हुआ है रेगुलेशंस को लेकर. यूएस में रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स जो है वो सेट हो रहे हैं. अभी हमने हांगकॉन्ग का एक एग्जाम्पल दिया, वहाँ पर हो रहा है. G20 प्रेसिडेंसी इंडिया लीड कर रहा है, वहाँ पर क्रिप्टो रेगुलेशंस जो है डिस्कस होंगे. एंड देयर आर मेनी अदर कंट्रीज. दुबई की अगर हम बात करें तो एक ब्रॉड बेस्ड एक क्रिप्टो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से तैयार किया है. मेटावर्स पर उनकी एक पॉलिसी है. सो द एंटायर कंट्री इज मूविंग टुवर्ड्स रेगुलेटिंग क्रिप्टो करेंसीज, एंड वहाँ पे एक रेगुलेशन जहाँ पर है वहाँ पर एक ट्रस्ट है, और ट्रस्ट जहाँ पे है वहाँ पे एडॉप्शन है, और एडॉप्शन जहाँ पे है वहाँ पे बूम है. मूविंग फॉरवर्ड. Union Minister of State for Electronics and Technology, Rajiv Chandrasekhan, has said that India's AI framework will have a defined set of do's and don'ts that will promote innovation while also preventing consumer harm. So AI एक बहुत बड़ा एक step है. You have been tracking this sector for a long time. What's your view about it? तो यहाँ पे AI कंसर्न बनता जा रहा है, क्योंकि काफ़ी सारे क्वेश्चंस उठ रहे हैं कि क्या ये जॉब्स लॉसेस हो जाएंगे, क्या ये ह्यूमंस को ही रिप्लेस कर देगा जिसने खुद बनाए. तो आई थिंक AI के जो अभी खुद के ओपन AI के जो फाउंडर है सैम ऑल्टमैन, उन्होंने ये कहा कि AI को रेगुलेट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. तो अब ये जो ओपन AI है यानी कि इंडिया AI, और ये साथ में एक मिलकर 7 ग्रुप्स हैं जो कि साथ में मिलकर एक सेट ऑफ रूल्स बनाने वाले हैं AI को लेकर. लेकिन हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक्स और टेक्नोलॉजी के यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं राजीव चंद्रशेखर जी, उन्होंने ये भी कहा कि हम डूज और डोंट्स दोनों ही रखेंगे, क्योंकि जो AI टेक्नोलॉजी है वो कहीं देखें तो उसके बेनिफिट्स भी हैं और कहीं देखें तो उसके ड्रॉबैक्स भी काफ़ी ज़्यादा हैं. तो उसको साथ में मिलाकर ये जो 7 ग्रुप्स हैं ये एक साथ एक सेट ऑफ रूल ऑफ लॉ एक बनाएंगे और इसी को वो आगे प्रपोज करेंगे. तो देखते हैं कि कब तक गवर्नमेंट ये सेट ऑफ रूल जो है लेकर आ जाएगी. फैंटास्टिक. मूविंग ऑन. Leaders of the company that developed ChatGPT, OpenAI, have urged for the regulation of super intelligent, claiming that a body similar to the International Atomic Energy Agency is required to save humanity from the possibility of unintentionally developing a weapon.
Greg Brockman, Ilya Sutskever, and Sam Altman, co-founders of the company, called for an international regulator to start figuring out how to inspect systems, require audits, test for compliance with safety standards, place restrictions on degrees of deployment and levels of security in order to lessen the existential risk that such systems might present, in a brief note posted to the company's website. In the medium term, the trio urges some degree of coordination among businesses engaged in cutting-edge AI research in order to guarantee that societal integration of ever more potent models is prioritized while maintaining safety. To limit the development of AI capabilities, this coordination could, for example, take the form of a government-led project or an agreement between all parties. तो जैसे हमने अभी AI की बात, क्योंकि बहुत ज़्यादा चर्चा AI के रिलेटेड हो रही है और सभी लोग कंसर्न भी हैं, तो अभी जैसे कि मैंने बताया कि सैम ऑल्टमैन जो कि ओपन AI, जिन्होंने खुद ChatGPT बनाया है, उसी के जो फाउंडर है वो कहते हैं कि AI को रेगुलेट करने की ज़रूरत है। और अभी कुछ समय पहले हमने देखा कि जेफरी हिंटन जो कि गॉड फादर ऑफ AI हैं, उन्होंने भी गूगल से रिज़ाइन किया और उनको क्योंकि सभी को बताना था कि इससे AI से जुड़े जितने भी रिस्क और हार्म्स हैं, तो अब सभी जितनी भी कंट्रीज हैं वो एक साथ मिलकर रेगुलेशन लेकर आना चाहती है। आई थिंक विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। फैंटास्टिक। रेगुलेशंस आर ऑलवेज बेटर बिकॉज हम बात कर रहे हैं क्रिप्टो करेंसीज को रेगुलेट करने की, और दिस इज अ काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी दैट कैन चेंज और रेवोल्यूशनराइज और कैन ब्रिंग अ बिग transformation in the entire ecosystem. All right, moving forward, Blur, the NFT marketplace, is rapidly expanding. Blur has reached yet another milestone with the launch of Blend, its new lending platform. According to Dune, Blend has now processed over 1 lakh Ethereum in total volume, or around $181 million in just 17 days since its start. Blend also allows users to obtain Ethereum loans by pledging their NFTs as security. So this loan can be then used to acquire new NFTs on the Blur marketplace. In exchange, liquidity providers collect interest, spawning the NFTs crypto niche. Despite the fact that the project has received over 3,000 loans from 900 different lenders, the addition of BAYC and MAYC collections on Monday fueled even more excitement among NFT collectors. So NFT एक ऐसा सेक्टर है जो जिसको रेगुलरली कुछ इनोवेशन का ज़रूरत पड़ता है, और इनफैक्ट हमने देखा यहाँ पर ब्लेंड एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है। वहाँ पर जो भी जितने भी NFT आर्ट क्रिएटर्स है वो अपना जो आर्ट है वहाँ पे दे सकते हैं, और वहाँ पे वो लेंडिंग फैसिलिटी जो है वो वहाँ पर वो अवेल कर सकते हैं। और ये देखना पड़ेगा कि यहाँ पर डिटेल्स अभी आनी बाकी है कि यहाँ पर कितना ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट उनको देना पड़ रहा है, बिकॉज दे विल गिव देयर NFT एंड दे विल टेक मनी एंड दे विल यूज इट फॉर सम ऑफ द अदर एक्टिविटीज़। और ये एक्टिविटी अगर क्रिप्टो में हो रही है तो क्रिप्टो मार्केट को एक बूम मिलेगा, और यहाँ से मनी दे आर टेकिंग इट आउट। दैट इज समथिंग विच यू हैव टू सी कि यहाँ पर वो एक डेटा जो है हम अपने व्यूअर्स को आगे आने वाले हमारे शोज में बताते रहेंगे। मूविंग फॉरवर्ड, Following the release of a report on tokenization for infrastructure projects, the World Bank may pivot to blockchain technology in the future. The 49-page report highlights the advantages of using blockchain to digitize debt financing processes for global infrastructure projects. A large portion of the report focused on World Bank's use of blockchain in the face of dwindling funding sources, but it also highlighted several challenges to full-scale adoption. The report identified two ways tokenization with blockchain could improve World Bank processes right away. The first goal is to democratize funding to a broader range of investors by tokenizing infrastructure securities and reducing issuance costs and time. The use of blockchain to improve the transparency of processes, particularly those related to budgets, is the second application identified by report's authors. The World Bank's contractors and subcontractors can avoid disputes by leveraging blockchain and smart contracts, which rely on the immutability of blockchain-based transactions. तो हमने देखा कि ब्लॉकचेन तो है जो सभी उसको अडॉप्ट करना चाह रहे हैं, वो कोई भी सेक्टर हो। अभी हमने एविएशन पे काफ़ी अच्छी एक स्टोरी की है, तो कोई भी सेक्टर हो, एक लड्डू की हम बात करें तो वो भी वो कहाँ से आता है, वो लड्डू कैसे वो बनता है, तो वो तक हम अब ब्लॉकचेन के थ्रू जान सकते हैं। सर्टिफिकेट्स मिल सकते हैं ब्लॉकचेन, जो कि क्रेडिबिलिटी आई थिंक बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ करता है। तो अब वर्ल्ड बैंक खुद ये चीज़ बोल रहा है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको टोकनाइज करने की ज़रूरत है, और जो टोकनाइजेशन होगा वो ब्लॉकचेन के साथ में अगर किया जाए तो वो बहुत ही अच्छा होगा, जिससे कि टाइम बचेगा और जो है कॉस्ट भी रिड्यूस होगा। तो इनफैक्ट हमने सीरीज ऑफ इंटरेक्शंस भी किए हुए हैं। अभी रिसेंटली वी स्पोक टू मिस्टर
हरमनपुरी, उन्होंने टोकनाइजेशन के ऊपर एक काफ़ी अच्छा एक सिनेरियो हमें हमारे व्यूअर्स के लिए बताया भी था। वो एक हमारे व्यूअर्स वो इंटरव्यू देख सकते हैं। और इनफैक्ट वी हैव डन लॉट ऑफ इंटरेक्शंस ऑन गोल्ड टोकनाइजेशन, रियल एस्टेट टोकनाइजेशन, NFT टिकट टोकनाइजेशन. These are the kind of initiative which the companies are taking to enhance their customer experience as far as to have their an upper edge versus vis-a-vis their other competitors as far as the marketing is concerned. So that only time will tell कि यहाँ पर उसका रिजल्ट और इम्पैक्ट उनके टॉप लाइन पर कैसा पड़ता है. We have to see that. Moving on, a Dubai-based developer recently announced ambitious plans to build the world's first Bitcoin tower, an innovative project that intends to demonstrate the significance of digital assets and cryptocurrencies. The new hotel chain, modeled after Bitcoin, will not only embrace cutting-edge technology such as blockchain and artificial intelligence, but will also place a significant emphasis on material sustainability and zero CO2 usage. The one-of-a-kind hotel chain goes above and above by providing non-fungible tokens with particular utilities meant to reward its clients. By staking cryptocurrencies, guests will generate an APY that can later be redeemed from their rental payment. Excellent. Wow. A Bitcoin tower in Dubai. Yeah. तो आप तो अभी दुबई जाके आए हैं, तो आप बताइए ना, क्या आप नेक्स्ट विजिट में ऐसा कुछ सोच रहे हैं कि अभी बिटकॉइन टावर भी मैं देखने जाने वाला हूँ? तो इनफैक्ट मैं आपको एक छोटा सा एक स्टैट्स बताता हूँ. जहाँ पे हम दुबई से जाके आए थे, तो आई हैव अंडरस्टूड दैट वो रीजन का टोटल पॉपुलेशन इज 1 करोड़, और इनफैक्ट वहाँ पर जो टूरिस्ट आते हैं वो 2.5 करोड़ है. और रियल एस्टेट इकोनॉमी वहाँ पर बूम कर रही है. सो व्हेन यू टॉकिंग अबाउट अ सेट नंबर्स ऑफ इंडिविजुअल दैट आर रिसाइडिंग इन दुबई, वो 1 करोड़ के करीब ही है. लेकिन वहाँ पर टूरिस्ट कितने हैं? 2.5 करोड़. तो वहाँ पर इकोनॉमी को सबसे ज्यादा जरूरत किसकी होगी? होटल्स की. एंड दिस इज द रीजन व्हाई वी आर सीइंग अ बिटकॉइन टावर आउट देयर. यहाँ पर एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है. एंड उन्होंने, मुझे लगता है कि क्रिप्टो में अवेलेबल सारी चीज़ें डाली हुई है. उन्होंने बिटकॉइन टावर के नाम पर बनाया हुआ है. इन्वेस्टर्स से वो पैसे भी जुटा रहे हैं. टोकन्स को भी इंट्रोड्यूस किया हुआ है. NFT भी है, स्टेकिंग भी है, और वहाँ पर रेंटल इनकम भी है, और वहाँ पे वो कम भी हो रहा है. एंड दिस इज समथिंग विच इज़ रियली इंटरेस्टिंग थिंग अबाउट दुबई. रेगुलेटेड जोन है, और वहाँ पर you have to really see that that region is totally regulated. वहाँ पर escrow accounts है बिल्डर्स के साथ में. एक फ्लोर जो उनके यहाँ पे बनते हैं वो 5-5 दिन में बनते हैं. and the money which you are paying to that builder actually goes to the government, and then when the builder completes that building, ultimately he gets that money. but यहाँ पे उनको पैसे डालने पड़ते हैं. and it's a fantastic piece of government और एक collaborated effort है. and we have to see that crypto और crypto related activities में और क्या नई चीज़ें हमें देखने मिलती है. लेकिन एक बात तो सही है कि हमें देखने मिलेगी तो वो सिर्फ और सिर्फ दुबई से ही देखने मिलने वाली है. That's all there is in this special segment. This is Manoj Zara signing off. This is me, Vishakha Thakur, signing off. Do like, share and subscribe to our channel, and for more such updates, please log on to our website www.3versetv.io or scan the QR code.